नमस्कार, देवभूमि समाचारों के साथ मैं सभिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आगे देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी की घोषणा, पुरस्कार राशि को बढ़ाकर किया 8,000। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोले मुख्यमंत्री, जल्द सबके सामने होगा प्रभावी कानून। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम उजागर करने पर अड़ी कांग्रेस, राजभवन पूछ के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। करण माहरा ने कहा, ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। देहरादून में झगड़े में घायल युवक विपिन रावत की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों का बवाल। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद चौकी इंचार्ज सस्पेंड, आरोपी गिरफ्तार। और हल्द्वानी में लोगों को अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर। 350 करोड़ की लागत से तहसील क्षेत्र में बनेगा बहुउद्देशीय भवन, एक साथ होंगे सभी सरकारी विभाग। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को लेकर कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने दिव्यांगजनों की सेवा करने वाले कर्मचारियों की पुरस्कार राशि को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन की तरह ही विकलांगजनों के 20 साल से ऊपर के पोते और बेटे को पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार कई सारी योजनाओं पर काम कर रही है और दिव्यांगों की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार ने उनकी सम्मान राशि में भी इजाफा किया। सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना योगदान जहां अपने लिए, अपने परिवार के लिए दें, वहीं प्रदेश और देश की तरक्की में भी अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सेवाजीक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में जो राशि 5,000 रुपये दी जाती थी, उसको हमने 8,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। दिव्यांगजनों को जो अपने सहायक उपकरणों के लिए जो 3,500 रुपये की धनराशि मिलती थी, उसको 7,000 रुपये करने का भी हमने आज यहाँ पर निर्णय लिया है। और साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन में कुछ जटिलताएं आ रही थी, जिनके पुत्र पौत्र 20 साल से अधिक हो जा रहे थे, तो उसको भी सरलीकृत करते हुए उनको भी यह पेंशन राशि दी जाएगी। पूर्व की भांति उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट के लिए गठित कमेटी के लिए 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और एक मजबूत कानून बनने के लिए कमेटी को अतिरिक्त समय की जरूरत थी। कमेटी प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समाज के व्यक्ति तक पहुंचे, इसीलिए 6 महीने का अतिरिक्त और ज्यादा समय दिया गया है और जल्द ही एक प्रभावी कानून सबके सामने होगा। इस बात का दावा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। चूँकि बहुत ही सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है, अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने जन संवाद स्थापित किए हैं, कई कार्यशालाएं की हैं और लगातार ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है, लेकिन उससे पहले ही जो है यूसीसी अपना काम कर लेगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से धर्मांतरण को लेकर विधानसभा में पारित किए गए कानून पर मुख्यमंत्री का कहना है कि बड़े पैमाने पर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा था। इस कानून के आने से ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चूँकि इस कानून की आवश्यकता बहुत पहले से ही थी, हमारे प्रदेश के अंदर भी विभिन्न स्थानों पर जहां हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, तमाम प्रकार से जो एकांत पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनको तमाम प्रकार से प्रलोभन देकर, डरा कर, लालच देकर या गुमराह करके उनको तमाम तरीके से धर्मांतरित किया जा रहा था, मतांतरित किया जा रहा था। इसलिए हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा और जो व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा या जिसकी इसमें कहीं न कहीं सम्मिलितता होगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड स्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भावी IAS अफसरों को संबोधित करेंगी। इसके बाद दिन में दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 9 दिसंबर को होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इसके अलावा दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देने वाली महिलाओं को भी राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चांसलर, राज्यपाल उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्रोग्राम दिया और दून यूनिवर्सिटी को अपनी हिस्ट्री में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने का एक मौका मिला। मेरा पूरा दून विश्वविद्यालय का जो परिवार है, फैकल्टी मेंबर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो रात दिन एक करके बैठे हैं। अभी हमारे डिज़ाइन के स्टूडेंट को सजा रहे हैं और मैंने उन्हें कहा कि इतनी जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो कहते हैं हम रात में आप परमिशन दे दीजिए, हम रात भर उठे रहेंगे, लेकिन हम दून विश्वविद्यालय को एक खूबसूरत तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार है कि वो दून विश्वविद्यालय में आएंगी। एक उभरता हुआ विश्वविद्यालय है और जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जितने 2021 के डिग्री धारक हैं, उनका तो उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड प्रकरण में पीड़ित परिवार को अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला। लिहाजा ऋषिकेश में पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला आज देहरादून स्थित राजभवन कूच करने पहुंचे, जहां कैंट पुलिस ने जयेंद्र रमोला को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और थाने के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए आरोप लगाया और कहा कि सरकार पहले इस बात का जवाब दे कि आखिर वो VIP शख्स कौन था। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने रिजॉर्ट में किसी भी VIP शख्स के होने से इनकार कर दिया था। 14 या 15 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को, और जब पहले वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी जो लोग बैठे उनका 7वां दिन था। आज जब किसी ने, प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम गवर्नर साहब के दफ्तर बाहर जाके धरना करेंगे तो शायद सुन लें। केवल 6 लोग केवल, किसी को नहीं बताया, वहां जाके बैठ गए। हंगामा करना होता और उनको बुलाते, लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, उनके से मारपीट हुई, उनको उठा के लाए। जयेंद्र रमोला के पाँव में चोट है, बीजेपी का एक किसान मोर्चे का सदस्य है, उसके पेट में बहुत चोट लगी, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। एक साथी के पेट में लाते मारी गई, वो यहाँ है, आप देखिए उसकी हालत क्या है। और आज एक नया केस और है जिसमें NSUI के एक छात्र के संग मारपीट हुई थी और FIR होने के बाद भी 7 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लगातार उसके माँ बाप पे दबाव था कि वो कंप्रोमाइज करें, और आज जब उस लड़के की डेथ हो गई तब वो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। 24 नवंबर को प्रिंस चौक स्थित देहरादून दून दरबार के सामने 2 पक्षों की आपस की बहस होने के बाद मामले में घायल युवक विपिन रावत की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक विपिन रावत के परिजन और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी अस्पताल में हंगामा करते हुए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि चौकी प्रभारी लखीबाग की तरफ से लापरवाही बरतने और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SSP को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद चौकी इंचार्ज प्रवीण सैनी को सस्पेंड कर दिया गया है। SSP का कहना है कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को दून दरबार में कुछ युवक और युवतियां रात को डिनर करने गए कि तभी 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और दूसरे पक्ष में मौजूद युवक ने विपिन रावत के सिर पर वार किया था। ऐसा है कि 25 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें एक विपिन रावत नाम के व्यक्ति को चोट, मतलब उसको झगड़े में उसके सिर में चोट लगती है। उस प्रकरण में उसी तारीख को, उसी सायंकाल को मामला पंजीकृत किया गया था और बाद में चोट की नेचर को देखते हुए 307 की वृद्धि उसी दिन कर ली गई थी। अब आज सुबह विपिन की डेथ हो गई है। 25 तारीख की घटना के बाद से ही जो अभियुक्तगण थे उनकी धरपकड़ की कार्रवाई पुलिस ने करी थी, वो मिले नहीं थे और इस बीच
लोअर कोर्ट में जा कर के उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ अपने लिए जो है वो ले आए थे। तो आज हमने जो उसमें जो विनीत अरोड़ा है उसकी अरेस्टिंग कर ली है और उसको मामपुर उसमें अभियोग में 302 की वृद्धि करते हुए उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अवैध निर्माणों पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की सख्ती लगातार जारी है। एचआरडीए की टीम के आला अफसरों के निर्देश पर कई इलाकों में अभियान के दौरान 4 अवैध निर्माण को सील किया गया। साथ ही नियमों के मुताबिक निर्माण करने की नसीहत दी गई है। एचआरडीए अधिकारी डीएस रावत ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस, सील और ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई जारी रहेगी और ये अभियान चलता रहेगा। जिसमें 2 व्यावसायिक कम रेजिडेंशियल और 2 व्यावसायिक निर्माण थे, उन पर हमने सीलिंग कार्रवाई की है, जो बिना स्वीकृत मानचित्र के जो है बन रहे थे और कुछ पूरे भी हो गए थे। और एक का मानचित्र स्वीकृत था जिसने आवासीय पास कराया था और व्यावसायिक दुकानें बना दी थी, तो उसको भी हमने सील किया। हमारे जो उच्चाधिकारी जो भी हैं, हमारे संयुक्त सचिव महोदय, उनके आदेश से रिटर्न आदेश के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। हल्द्वानी में अब लोगों को अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं होंगे, क्योंकि 350 करोड़ की लागत से तहसील क्षेत्र में बहुउद्देशीय भवन बनने जा रहा है, जो कि मल्टीपर्पज होगा और इसमें शहर के सभी सरकारी विभाग होंगे। इसके अलावा इस मल्टीपर्पज बिल्डिंग को अलग तरह से डिजाइन कराया जाएगा ताकि हल्द्वानी शहर को नई पहचान मिल सके। नगर निगम के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी शहर के लिए जो घोषणा की थी उसमें 350 करोड़ की लागत से एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग भी बनेगी। तो इसमें लगभग सभी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हल्द्वानी में हैं, इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए, प्रेस क्लब के लिए और रिक्रिएशन का भी वहाँ पर होगा, ग्रीन स्पेस भी होगा, बस स्टैंड भी होगा। तो लगभग बहुत सारी एमिनिटीज़ वहाँ पर दे रहे हैं। तो एक लैंडमार्क भी होगा ताकि मोदी जी को स्मरण, मोदी जी ने जो घोषणा की उसका स्मरण भी लोगों को रहेगा। दिल्ली में होटल मालिक की आत्महत्या से उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी का नाम जुड़ा है। इससे महकमे में खलबली मची हुई है। हर तरफ चर्चा का माहौल गर्म है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने दिल्ली पुलिस को पत्र भेजा है। पुलिस इस आईपीएस अधिकारी का नाम उजागर करना चाहती है ताकि उसके खिलाफ यहां भी जांच कराई जा सके। एडीजी ने कहा है कि इस मामले की दिल्ली पुलिस तह तक जांच करे ताकि उस अधिकारी का नाम उजागर हो सके जिसके सरेआम चर्चे हो रहे हैं। आपको बता दें कि 22 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल गांव के सामने एक मकान में होटल मालिक ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें पार्टनरशिप का विवाद का जिक्र था। लिखा था कि इस होटल में उत्तराखंड के आईपीएस का हिस्सा है, वो अपने हिस्से की रकम मांग रहा है। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए सुसाइड नोट सील कर दिया था। देखिए, एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया था कि कोई व्यक्ति वहाँ पे दिल्ली की ज्यूरिस्डिक्शन में सुसाइड कर लिया है और उस पे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई या क्या, हमें भी क्लियर नहीं है। इस संबंध में हमने दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट किया है कि इस पे पूरा जड़ तक जाएं, तहकीकात करें, पूरा जांच करा के इस पे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो सामने लाए। रुड़की के भगवानपुर में हत्या कर शव को छुपाने का मामला सामने आया है। दरअसल घर के मकान मालिक ने शक होने पर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान के कमरे में रखी अनाज की टंकी से व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के साथ मृतक चांद कॉलोनी में किराए पर रहता था और ये भी बताया जा रहा है कि तीनों लोग लाश को छुपाकर कुछ दिनों पहले मकान में ताला लगाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। कल देर रात्रि थाना भगवानपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ 3 युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था। उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी, जो बॉडी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला वह यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था। तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए उनको उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ की एएनटीएफ टीम की अवैध ड्रग तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून के थाना पटेल नगर इलाके में एसटीएफ की एएनटीएफ टीम और
पटेल नगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 21 लाख रुपए की अवैध स्मैक और 1.5 लाख रुपए की नकदी के साथ ड्रग तस्कर नौशाद को गिरफ्तार किया गया है। 2 हफ्ते के अंदर एसटीएफ की ड्रग तस्करों के खिलाफ ये 6वीं स्ट्राइक है। अपहरण, लूट और हत्या के अलावा ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार तस्कर पूर्व में जेल भी जा चुका है। आरोपी देहरादून में एजुकेशन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को ड्रग्स सप्लाई करता था। फ्री देवभूमि अभियान के तहत जैसे कि डीजीपी सर ने भी जो बार बार निर्देश दिए हैं और उनके दिशा निर्देशन में एसएसपी एसटीएफ साहब के निर्देश पर एएनटीएफ और एसटीएफ द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, इसी क्रम में कल जो है एक अभियुक्त जो जिसका नाम नौशाद है और पटेल नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, थाना पटेल नगर और एसटीएफ एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी की गई और 210 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। लोहाघाट में एनएच के अधिकारियों के ढीले और लचर कार्यप्रणाली से आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। एनएच के खिलाफ लोहाघाट क्षेत्र के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने एनएच के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि एनएच के अधिकारियों से बार बार कहने के बाद भी उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। व्यापारियों ने कहा कि एनएच की तरफ से स्टेशन बाजार से लेकर पंचेश्वर तिराहे तक सड़क किनारे मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिसका कारण वाहनों के चलने से उड़ती धूल के वजह से व्यापारी और राहगीर पिछले काफी दिनों से परेशान हैं। एनएच के एससी को फोन किया था, उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर उन गड्ढों को मैं पाट दूंगा और आज दिखने को मिला कि गड्ढे तो पाट दिए हैं, परंतु जो इसमें मिट्टी बिछाई गई है, रेता बिछाया गया है, उससे इतनी धूल उठ रही है कि दुकानदार तो छोड़ दीजिए, व्यवसायी व्यापारी को तो छोड़ दीजिए, जो ग्राहक के रूप में भी वहाँ आ रहा है उसको खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। चाहे यहाँ के व्यापारी भाई जितने भी व्यापारी रहते हैं, जो आवासीय मकान है, ये बार बार फोन के माध्यम से सूचना दे देते हैं, बार बार हम आते भी हैं, एनएच के अधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता भी होती है और एनएच के अधिकारियों को हमने वार्निंग दे दी कि सोमवार तक काम शुरू नहीं हुआ तो हम सारे व्यापारियों को और जितने भी आवासीय यहाँ परिसर हैं इनको निकल के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने में बैठेंगे। गदरपुर के राम जीवनपुर वार्ड के सभासद परमजीत सिंह के घर में चोरी के प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। परम सिंह का कहना है कि वो अपने परिजनों के साथ ग्राउंड फ्लोर पर सोए थे कि तभी फर्स्ट फ्लोर से खटपट की आवाज आई और जब ऊपर जाकर देखा तो 2 युवकों ने तमंचा उनके सर पर तान दिया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। भाई सर, रात को 1:30 बजे के आसपास हम नीचे सोते हैं, ऊपर खटपट की आवाज़ आई, मैं ऊपर जाके देखा तो कुछ संदूक वगैरह खुले हुए थे, तो मुझे एहसास हो गया कि चोर है। मैंने अपने बच्चों को और वाइफ को कहा कि भाई चोर है, तो वाइफ मैं ऊपर गए तो दोनों यानी हल्का सा ऊपर चढ़े तो अंदर से जब बाहर निकला तो मैंने उसे पहचान लिया, पीछे गांव का एक गुड्डू करके है, वो क्रिमिनल ही है पहले भी। तो मैंने उसे एकदम से कहा, गुड्डू तू कैसे भाई? तो एकदम से उनने रिवाल्वर, उसका जो तमंचा टाइप में था पुराना था जो लिए घूमता रहता है, वो दिखा के बोला कि मैं तेरी फिराक में तो बहुत दिन से हूँ और गोली मार दूंगा अगर हल्ला मचाया तो। चंपावत में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने करीब 8 ग्राम से ज्यादा की अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी रहेगा। थाना लोहाघाट क्षेत्र की घटना है जिसमें 2 अभियुक्तों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक व्यक्ति है उमेश सिंह, ये कोतवाली पंचेश्वर क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति है रवि ढेक, ये थाना लोहाघाट क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से लगभग 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में भेजा। कोरोना काल का दंश हम सभी ने झेला। कईयों ने अपनों को खोया तो कईयों की जिंदगी ही पटरी से उतर गई। कारोबार के नजरिए से भी कोरोना काल में लोगों का खूब नुकसान हुआ। बावजूद इसके लोगों ने किसी तरीके से एक दूसरे की मदद की। लोगों की मदद करने में टैक्सी संचालक भी शामिल हैं। लेकिन हैरानी है कि 1.5 साल का वक्त गुजरने के बाद भी टैक्सी संचालकों का भुगतान नहीं हो पाया। नतीजन टैक्सी संचालक लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स की तरह ही टैक्सी संचालकों ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए न सिर्फ मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया, बल्कि दवाइयां और अधिकारियों को भी उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि इस महामारी के दौरान कोरोना की जद में आने वाले मरीजों का इलाज करने वाले और उन मरीजों को ले जाने का काम करने वाले लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे कोविड काल में जान जोखिम में डालकर काम किया। लेकिन
1.5 साल गुजरने के बाद भी इन टैक्सियों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते परिवहन संचालक दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को जो गाड़ियां मुहैया कराई थी वो करीब 6 महीने तक चली। दरअसल अभी भी 129 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका करीब 1,17,76,000 रुपयों से ज्यादा का भुगतान बकाया है, जिसके लिए वाहनों के मालिक संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं। तमाम टैक्सी संचालक ऐसे हैं जिन्होंने लोन पर गाड़ियां ली थी, जिसका प्रीमियम भी नहीं भर पा रहे और इसके चलते फाइनेंस कंपनियां उनको नोटिस भेज रही हैं। तो 7-7, 8-8 महीने का पैसा पड़ा अभी पड़ा है और उसका बिल आरटीओ बनाएगा या शासन बनाएगा, डीएम बनाएगा, बताएगा कि कहाँ कितना है, उसका तो वही बता पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कोविड काल में हमने यात्री जैसे मरीज ढोए या पन्नियाँ उठाई, इंजेक्शन लगवाए, टेस्टिंग करवाई, इस सेवा तो हमने बहुत तगड़ी दी है। हमें भी लग सकती है, हमारा परिवार भी था, लेकिन चलो सरकार ने कहा हमने सेवा दी है, लेकिन उस सेवा का ये मिला कि ना तो हमारा पेमेंट मिला, मैं आपको कहूँ, और ऊपर से सरकार ब्याज पे ब्याज ठोके जा रही है। मेरे पास बैंकों का कई दफ़े फ़ोन आ गया, हमने प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा, गाड़ियाँ फाइनेंस से हमारे प्राइवेट, हम कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे जब हमारा सरकार पैसा नहीं दे पा रही। भुगतान न किए जाने के मसले पर जिलाधिकारी का कहना है कि पेमेंट का प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है और लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रहा है, जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं देहरादून आरटीओ ने भी इस बात को माना है कि टैक्सी संचालकों का पैसा लंबे वक्त से रुका है और इसको लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। उनका जो प्रपोजल था उसको हमने शासन भिजवाया है और हम कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा और उसके क्रम में हम डिस्बर्समेंट करते हैं। टोटल जो हमारे पास जैसे देहरादून का हम लें तो कोविड के अंतर्गत लगभग 1,18,00,000 रुपये बकाया है उनका, जिस संबंध में हमने पूर्ण इन्फॉर्मेशन डीएम ऑफिस में दे रखी है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। डीएम ऑफिस ने हमें लिखित रूप में ये अवगत कराया है कि अभी बजट में पैसा नहीं है, जैसे ही बजट का पैसा आएगा इन सबको जो 143 वाहन है इनको पूर्ण पेमेंट कर दिया जाएगा। ये पैसा कब तक टैक्सी मालिकों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए कोई भी समय सीमा तय तो नहीं हुई, लेकिन इस तरह के वादे टैक्सी संचालकों को काफी बार मिल चुके हैं। ऐसे में कब तक इनके खातों में ये रकम पहुंचती है या फिर दावे और वादों का दौर यूं ही चलता रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। चढ़ती-कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी की घोषणा, पुरस्कार राशि को बढ़ाकर किया 8,000। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोले मुख्यमंत्री, जल्द सबके सामने होगा प्रभावी कानून। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम उजागर करने पर अड़ी कांग्रेस, राजभवन पूछ के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, करण माहरा ने कहा ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। देहरादून में झगड़े में घायल युवक विपिन रावत की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों का बवाल, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद चौकी इंचार्ज सस्पेंड, आरोपी गिरफ्तार। और हल्द्वानी में लोगों को अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, 350 करोड़ की लागत से तहसील क्षेत्र में बनेगा बहुउद्देशीय भवन, एक साथ होंगे सभी सरकारी विभाग।